नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी जीके गुरुजी पर। दोस्तों, मेरा नाम है ईश्वर पुरोहित। तो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि तलाक या विवाह विच्छेद किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तलाक या विवाह विच्छेद हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार दो पक्षकारों के वैवाहिक संबंधों का अंत होना या ऐसे पक्षकारों के वैवाहिक जीवन की समाप्ति ही विवाह विच्छेद कहलाती है। इस प्रकार विवाह विच्छेद के उपरांत पति पत्नी के एक दूसरे के प्रति कोई अधिकार या दायित्व शेष नहीं रह जाते हैं। विवाह विच्छेद के द्वारा दोनों पक्षकारों के वैवाहिक संबंधों का स्थायी रूप से अंत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तलाक या विवाह विच्छेद का अर्थ यह होता है पति या पत्नी दोनों के बीच में जो वैवाहिक संबंध था, उन वैवाहिक संबंधों का हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रूप से अंत हो जाना, खत्म हो जाना। चलिए दोस्तों, अब हम यह समझते हैं कि तलाक या विवाह विच्छेद के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, तलाक या विवाह विच्छेद के दो प्रकार होते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह विच्छेद दो प्रकारों से हो सकता है। विवाह विच्छेद के प्रकार दोस्तों, पहला होता है सहमति से विवाह विच्छेद और दूसरा होता है बिना सहमति से विवाह विच्छेद। तो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम बिना सहमति से जो विवाह विच्छेद होता है वह किस प्रकार से होता है, इस पर डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में विवाह विच्छेद को उल्लेखित किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम बिना सहमति से विवाह विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है वह हम समझ लेते हैं। बिना सहमति से विवाह विच्छेद। तो दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 1 में कुछ आधार बताए गए हैं, जिन आधारों पर अर्जी जो है वह कोर्ट में दाखिल करके पति या पत्नी दोनों में से कोई भी पक्षकार विवाह विच्छेद की डिक्री को प्राप्त कर सकता है। अर्थात दोस्तों, याचिकाकर्ता पति या पत्नी दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। परंतु दोस्तों, धारा 13 की उपधारा 2 में कुछ आधार दिए गए हैं। उन आधारों पर केवल और केवल पत्नी ही याचिका प्रस्तुत कर सकती है। इस प्रकार धारा 13 की उपधारा 1 में उल्लेखित आधारों पर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अर्जी दाखिल करके डिक्री की मांग कर सकते हैं और धारा 13 की उपधारा 2 में उल्लेखित आधारों पर केवल पत्नी ही अर्जी दाखिल कर सकती है। विवाह विच्छेद की डिक्री के आधार। पहला आधार धारा 13 की उपधारा 1 में उल्लेखित हैं और कुछ आधार धारा 13 की उपधारा 2 में उल्लेखित हैं। धारा 13 की उपधारा 1 में उल्लेखित आधारों पर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अर्जी जो है वह दाखिल कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, धारा 13 की उपधारा 2 में उल्लेखित आधारों पर केवल और केवल पत्नी ही अर्जी दाखिल कर सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों, धारा 13 में विवाह विच्छेद के लिए क्या क्या आधार बताए गए हैं, उन आधार को हम शॉर्ट में समझते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं भी आधार पर पति पत्नी कोई भी पक्षकार विवाह विच्छेद हेतु याचिका न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे पहला है धारा 13 की उपधारा 1 में वर्णित आधार। इन आधारों के द्वारा दोनों पक्षकारों में से कोई भी, अर्थात पति या पत्नी दोनों में से कोई भी याचिका प्रस्तुत कर सकता है। तो दोस्तों, ये हमने ऊपर भी समझ लिया है कि धारा 13 की उपधारा 1 में जो आधार हैं, उन आधारों पर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। ये आधार लगभग 10 आधार हैं। पहला आधार है आपके सामने कुछ समय के लिए पृथक्करण। यदि दोस्तों पति या पत्नी दोनों 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं, तो इस आधार पर भी वे कोर्ट में जा सकते हैं और अर्जी को दाखिल कर सकते हैं। यह विवाह विच्छेद का एक आधार है। दूसरा है जारता या व्यभिचार। दोस्तों, विवाह विच्छेद की डिक्री इस आधार पर भी मिल सकती है कि सामने वाला जो पक्ष है उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ में लैंगिक संभोग किया है या संबंध बनाए हैं। ऐसा धारा 13 की उपधारा 1
के खंड 1 में उल्लेखित है। तो दोस्तों इस आधार पर भी डिक्री ली जा सकती है। अगला आधार है दोस्तों क्रूरता। यदि दोस्तों विवाह होने के बाद अर्जीदार के साथ दूसरे पक्षकार ने कोई क्रूरता का व्यवहार किया है तो इस आधार पर धारा 13 उपधारा 1 के खंड 1 क के अंतर्गत कोई भी पक्षकार न्यायालय में जा सकता है। अगला आधार है दोस्तों अभित्याग। यदि दोस्तों अर्जीदार को दूसरे पक्षकार ने 2 वर्ष या उससे अधिक समय की कालावधि के लिए त्याग कर रखा है, अर्थात 2 वर्ष या उससे अधिक समय से अर्जीदार को छोड़ रखा है, तो दोस्तों इस आधार पर अर्जीदार जो है वह न्यायालय में जा सकता है। उसे न्यायालय में बताना होगा कि दूसरे पक्षकार ने उसका अभित्याग बिना किसी प्रतिहेतु के और अर्जीदार की सहमति के बिना किया है। तो दोस्तों इस आधार पर भी अर्जीदार विवाह विच्छेद प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार के अभित्याग में अर्जीदार के प्रति दूसरे पक्ष की लापरवाही तथा अत्यधिक उदासीनता भी शामिल है। दोस्तों ऐसा धारा 13 की उपधारा 1 के खंड 1 ख में बताया गया है। मान लिया जाए पति और पत्नी दोनों साथ में तो रह रहे हैं पर एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। पति जो है वो पत्नी का ख्याल नहीं रखता है और इस प्रकार से पत्नी के साथ में अत्यधिक उदासीनता का और लापरवाही पूर्वक रवैया वो अपनाता है, तो इस आधार पर पत्नी जो है वह न्यायालय में जा सकती है। अगला आधार है धर्म परिवर्तन। यदि एक पक्ष ने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो अर्जीदार इस आधार पर धारा 13 उपधारा 1 खंड 2 में उल्लेखित आधार पर न्यायालय में जा सकता है। अगला आधार है दोस्तों विकृत चित्ता या पागलपन। यदि दोस्तों सामने वाला पक्षकार जो है वह विकृत चित्त मस्तिष्क का है या वह लगातार या बीच बीच में इस प्रकार की विकृत चित्ता से पीड़ित रहा है, तो अर्जीदार उसके साथ में रहने के लिए विवश नहीं हो सकता है। अर्जीदार इस आधार पर न्यायालय में अर्जी प्रस्तुत कर सकता है और जिस समय ऐसी याचिका न्यायालय में दाखिल की जा रही है उस समय में ऐसा रोग विद्यमान होना चाहिए। ऐसा रोग विगत 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। ऐसा धारा 13 उपधारा 1 के खंड 3 में बताया गया है। अगला आधार है कुष्ठ रोग। यदि दूसरे पक्षकार को असाध्य और उग्र कोढ़ रोग है या ऐसे रोग से दूसरा पक्षकार पीड़ित है तो दोस्तों इस पर भी अर्जी दाखिल की जा सकती थी, परंतु वैयक्तिक विधियां संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 5 के द्वारा इस आधार को अब विवाह विच्छेद के आधारों में से विलोपित कर दिया गया है। अब इस आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त नहीं की जा सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार दोस्तों अगला आधार है संचारी रोग या संक्रामक रोग से पीड़ित। यदि दोस्तों दूसरा पक्षकार संचारी रोग या संक्रामक रोग से पीड़ित है तो इस आधार पर भी डिक्री प्रस्तुत की जा सकती है। यदि दोस्तों सामान्य शब्दों में समझे तो संचारी रोग ऐसा रोग होता है जो पति या पत्नी में से किसी एक को हो जाने से दूसरे पक्षकार को भी हो सकता है। इस हेतु आवश्यक है कि ऐसा रोग वास्तव में होना चाहिए जिसके फैलने की संभावना हो और ऐसी भी संभावना हो कि ऐसा रोग दूसरे पक्षकार को भी हो सकता है यदि वह इस प्रकार के पक्षकार के साथ में सहवास करता है। अगला आधार है नवा आधार संसार का परित्याग या प्रवज्जा ग्रहण करना। यदि दोस्तों दूसरा पक्षकार प्रवज्जा ग्रहण कर चुका है या वह सन्यासी हो चुका है जिसे दुनिया से मोह माया से कोई भी लेना देना नहीं है, इस प्रकार के आधार पर पहला पक्ष न्यायालय में जा सकता है, अर्जी दाखिल कर सकता है और विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकता है। अगला आधार है दोस्तों प्रकल्पित मृत्यु। यदि दोस्तों सामने वाला पक्ष जो है वह 7 वर्ष या उससे अधिक समय से गायब है, उसका पता ही नहीं है कि वह जीवित है या नहीं, तो दोस्तों इस आधार पर भी डिक्री मांगी जा सकती है कि पहला पक्ष जो है वह लगातार 7 वर्ष से न किसी ने देखा है और न किसी ने ऐसा सुना है कि वह जीवित है, तो इस आधार पर भी अर्जीदार न्यायालय में जाकर डिक्री की मांग कर सकता है। विवाह विच्छेद हेतु कुछ ऐसे भी आधार हैं
जो दोनों पक्षकारों के द्वारा न्यायालय में की गई कार्यवाहियों के कारण प्राप्त होते हैं। साधारण भाषा में हम समझें तो यदि दोस्तों दोनों पक्षकारों ने कुछ समय पहले न्यायालय में ऐसी कोई कार्यवाहियां की है तो उन कार्यवाहियों के आधार पर भी दोनों पक्षकारों में से कोई भी विवाह विच्छेद की डिक्री को प्राप्त कर सकता है। ऐसी कौन कौन सी कार्यवाहियां हैं हम समझते हैं। पहला है न्यायिक पृथक्करण की डिक्री। यदि दोस्तों दोनों पक्षकारों के मध्य न्यायालय के द्वारा न्यायिक पृथक्करण की डिक्री जो है वह प्रदान कर दी गई है और उस डिक्री के द्वारा दोनों पक्ष एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं, ऐसे में यदि दोस्तों दोनों पक्षों का 1 वर्ष या उससे अधिक समय से उनके मध्य किसी भी प्रकार का कोई सहवास नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों में से कोई भी विवाह विच्छेद का आधार लेकर न्यायालय में जा सकता है। धारा 13 उपधारा 1 क के खंड 1 में ऐसा उल्लेख है। तो न्यायिक पृथक्करण की डिक्री जो है यदि उसका 1 वर्ष तक दोनों पक्षकारों के द्वारा पालन कर लिया गया है, उनके मध्य कोई समझौता नहीं हुआ है, तो इस आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त की जा सकती है। दूसरा आधार है दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री। जब दोस्तों दोनों पक्षकारों के मध्य में न्यायालय के द्वारा सेक्शन 9 की डिक्री जो है वह प्रदान कर दी जाती है और ऐसी डिक्री प्राप्त होने के 1 वर्ष या उससे अधिक समय से दोनों पक्षों के मध्य में कोई भी सहवास नहीं होता है, कोई भी समझौता नहीं होता है, तो ऐसे में दोस्तों इस आधार पर कोई भी पक्ष न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय से मांग कर सकता है कि न्यायालय के द्वारा सेक्शन 9 की डिक्री हमें दी गई थी और ऐसी डिक्री के 1 वर्ष उपरांत भी दोनों पक्षों के मध्य में कोई भी समझौता नहीं हुआ है, तो हमें विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान की जाए। विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए पत्नी को कुछ अतिरिक्त आधार भी दिए हैं जो कि धारा 13 की उपधारा 2 में वर्णित है। आइए दोस्तों पत्नी के लिए अतिरिक्त आधार क्या है वह भी हम समझ लेते हैं। धारा 13 की उपधारा 2 के अनुसार पत्नी को प्राप्त अतिरिक्त आधार, पहला है पति द्वारा बहुविवाह। यदि दोस्तों अर्जदार के पति ने अधिनियम के पारित होने से पूर्व दूसरा विवाह कर लिया था या पति द्वारा विवाह की गई कोई पत्नी विवाह के समय जीवित थी, मान लिया जाए एक व्यक्ति है वह दूसरा विवाह कर रहा है और उसकी पहली पत्नी जीवित है, तो ऐसे में जो दूसरी पत्नी है वह न्यायालय में जा सकती है और डिक्री हेतु याचिका प्रस्तुत कर सकती है कि मुझसे इन्होंने विवाह किया, उससे पहले भी इनकी एक पत्नी जीवित है। अगला पॉइंट है पति बलात्कार, गुदा मैथुन अथवा पशुगमन का दोषी। दोस्तों इस आधार पर भी पत्नी न्यायालय में जा सकती है और डिक्री की मांग कर सकती है। धारा 13 की उपधारा 2 के खंड 2 में ऐसा उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों भरण पोषण का आदेश। यदि दोस्तों हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत यदि पत्नी भरण पोषण प्राप्त कर रही है और पति से अलग रह रही है तो इस आधार पर पत्नी जो है वह न्यायालय में जा सकती है और डिक्री की मांग कर सकती है कि मुझे भरण पोषण प्राप्त करते हुए 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है और ऐसे में पति के द्वारा मेरा कोई साल संभाल नहीं ली गई है और पति और मेरे मध्य में कोई समझौता नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी याचिका प्रस्तुत करने की अधिकारिणी है। अगला पॉइंट है यौवन का विकल्प। सामान्य भाषा में हम समझे दोस्तों तो यदि दोस्तों किसी कन्या का विवाह या किसी महिला का विवाह 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले ही हो गया है तो दोस्तों ऐसी महिला के पास में यह विकल्प उपलब्ध होता है कि जब वह 15 वर्ष की आयु को प्राप्त कर ले और 18 वर्ष की आयु की होने से पहले न्यायालय में जाकर के मांग कर सकती है कि वह विवाह को रखना चाहती है या विवाह विच्छेद चाहती है। तो दोस्तों यौवन का विकल्प किसी भी महिला के पास में उपलब्ध एक अच्छा आधार होता है, पर दोस्तों इसके लिए आवश्यक यह है कि वह 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले न्यायालय में जाए और इस आधार पर डिक्री की मांग करे।
दोस्तों, इस आधार के लिए यह कतई आवश्यक नहीं है कि विवाह के उपरांत पत्नी द्वारा संभोग किया गया है या नहीं। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों अभी भी आपको कुछ डाउट है या कुछ सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नई वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।